चलो जी, अब बेटा देखो ध्यान से, अपन ने डिग्री ऑफ डिस्टोर्शन पढ़ा था ना। तो डिग्री ऑफ डिस्टोर्शन क्या नहीं है बेटा, पर मोल पे कितना डिस्टोर्शन होता है, ये थोड़ा सा बच गया इक्विलिब्रियम वाले पोर्शन में सल्टाते हैं ना। तो थोड़ा सा क्या होता है बेटा कि अपने पास डिग्री ऑफ डिस्टोर्शन और वेपर डेंसिटी का क्वेश्चन आता है मिक्स में। तो क्वेश्चन टॉपिक लगाओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम वेपर डेंसिटी, फ्रॉम ए वेपर डेंसिटी। तो देखो एक तो इसका है कि फॉर्मूला पढ़ो, एक है सीधा ही पढ़ लो, क्लियर है। वेपर डेंसिटी लिखो, क्वेश्चन लिखो, इफ 1 mole PCl5, if 1 mole PCl5 dissociate, if 1 mole PCl5 dissociate into PCl3 and Cl2, PCl3 and Cl2, लिख लिया, आगे लिखो, if vapor density of mixer, if vapor density of a mixer, मिक्सर में क्या लिखोगे बेटा, ब्रैकेट में लिखो PCl5 PCl3 and Cl2, is capital D, find out degree of dissociation एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये वेपर डेंसिटी उस पॉइंट पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, निकालो। तो हमें पता है बेटा ये PCl5 सॉलिड है बेटा, फिर PCl5 गैस कन्वर्ट होता है बेटा PCl3 प्लस Cl2 गैस में। हमने कहा शुरुआत में मुझे कहा PCl5 के कितने मोल दिए, 1 मोल। तो ना दिया हो तब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जाए तो मैं इसका 1 मोल मान सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्योंकि वो पर मोल पे तो डिफाइन है। इसी टाइम T1 पे इसका 1 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा और ए, मुझे पता है बेटा कुछ भी हो जाए वेट हमेशा कंजर्व रहता है, वेट हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। कि सर कंजर्व रहता है मतलब क्या हुआ कि मेरे को रिएक्शन करने से पहले कितना मोल था बेटा, मेरे पास में 1 मोल था, क्या था बेटा, 1 मोल था। तो वेट, इनिशियल वेट, कौन सा वेट बेटा, इनिशियल वेट इक्वल टू फाइनल वेट। बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को। अरे इसका फॉर्मूला भी है, अपन फॉर्मूला तुम कहोगे सर सही कहा, कोई जरूरत नहीं फॉर्मूले की। ये इनिशियल वेट कितना, कितने मोल है इनिशियल तुम्हारे पास, 1 मोल। तो 1 मोल है तो 1 इंटू उसका मोलर मास 208.5 होता है इसका, ठीक है, कोई दिक्कत। ये क्या आ गया बेटा, इनिशियल वेट आ गया। मुझसे पूछा गया फाइनल वेट, फाइनल वेट मतलब मिक्सर है, ये सारे तो प्रेजेंट है मिक्सर में, सारा सारा प्रेजेंट है। तो फाइनल वेट मोल कितने बेटा, 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। फाइनल में ये भी तो आएंगे सारे सारे मिक्सर में। अब ये तो क्या आ गया बेटा मोल, मोल को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मोलर मास से, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और मिक्सर का मोलर मास तो निकाल नहीं सकते, लेकिन हमें वेपर डेंसिटी दे रखी है। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सर कितना दिया है बेटा, कैपिटल डी दिया है, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, 2D, ला के रख दो 2D, सोल्व करो क्या आ जाएगा। अगर वो मुझे इसकी भी वेपर डेंसिटी देता तो मैं यहाँ पर भी क्या लिख देता, स्मॉल 2D। इसका मोलर मास नहीं कहता, कहता नहीं इसकी भी वेपर डेंसिटी है, तो मैं इसको 2D लिख देता, सोल्व करता अल्फा आ जाता। तो हमें बेटा ध्यान से, मिक्सर है ना बेटा, मिक्सर है तो मिक्सर का चलेगा ना, फिर मिक्सर में हमें नहीं पता ना कौन कितना है, फिर है मिक्सर की मोलर मास इधर नहीं जुड़ेगी ना, तो सिंपल। हाँ, तो मुझे सिर्फ वेपर डेंसिटी दे रखी है मिक्सर की, तो मुझे पता है मिक्सर की वेपर डेंसिटी दे क्यों रोना, मोलर मास निकालो सीधा, तो फाइनल वेट पता लग जाएगा, क्योंकि मुझे इससे आंसर निकालना है डी से, और इससे डी से सोल्व करूंगा क्या आ जाएगा, अल्फा। हमें उसके बेटा एग्जैक्ट नहीं पता ना कितना परसेंट टूटा हुआ है, मोलर मास में बेटा क्या है कि मिक्सर में कितना परसेंटेज टूटा हुआ है ना, मिक्सर में। अगर तू कहेगी कि तो मुझे अल्फा नहीं पता लगेगा ना फिर बेटा, किसका बेटा, ध्यान से तूने इसको सोल्व करेगी तो बेटा मिक्सर में एग्जैक्ट नहीं पता होता है, इसलिए मिक्सर के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेपर डेंसिटी, क्या यूज करते हैं,
ऐसे किस पॉइंट पे निकलेगा, जो अल्फा निकलेगा वो किस पॉइंट पे निकला, तुझे क्या पता? मुझे इस पॉइंट पे निकालना जब वेपर डेंसिटी ये है। अब बता तुझे क्या पता किस पॉइंट पे, तो तूने अल्फा लिख दिया, वो तो हर पॉइंट पे वही निकलेगा। किस पॉइंट पे वो तूने बता, आया समझ में? तो तूने अगर तू मान ली इनका सबका मोल मोल से मोलर मास से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अल्फा आ भी गया, किस पॉइंट का अल्फा डी अल्फा है? मैंने अल्फा पूछा जब वेपर डेंसिटी ये है, और वेपर डेंसिटी है मतलब इन सबका एवरेज मोलर ये जो है ये क्या है बेटा, मिक्सर का एवरेज। जब मोलर मास का एवरेज ये हो, तुझे क्या पता कब वो कब हुआ? आई बात समझ में? इसलिए ऐसे करते हैं। अब इसका फॉर्मूला भी बना रखा है, तो फॉर्मूला की जरूरत है कुछ? ऐसे अगर दोगे क्वेश्चन आया तो अब कुछ नहीं होगा बेटा, आधे घंटे हो गए पढ़ाते पढ़ाते। नेक्स्ट लिखो, PCl5 कन्वर्ट होता है PCl3, एक सेकेंड, हाँ जी, एक ए सॉलिड है जो कन्वर्ट होता है बेटा बी गैस प्लस सी गैस में। हमें कहा गया है कि वेपर डेंसिटी ए सॉलिड की गिवन है स्मॉल डी, वेपर डेंसिटी मिक्सर की गिवन है बेटा कैपिटल डी। क्या गिवन है? कैपिटल डी। कहता है अल्फा निकालो, तो हमने कहा ठीक है, ये ए सॉलिड है, ये कन्वर्ट होता है बी गैस प्लस सी गैस में। ये क्या है बेटा 1 0 0, 1 - है अल्फा, अल्फा अल्फा, तो 1 × वेपर डेंसिटी कितनी है, स्मॉल 2d, तो मोलर मास हो गया 2d, इक्वल टू फाइनल कितना 1 + है, सोल्व कर देंगे स्मॉल डी कैपिटल डी अल्फा आ जाएगा। अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? तो देखो इसका फॉर्मूला फॉर्मूला ही बनता है, लेकिन मुझे नहीं लगता फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। ऐसा बनता है फॉर्मूला, D - D अपॉन डी इंटू एन अपॉन n - 1, ये अल्फा है। ये कब है? जब डिसोसिएशन है, एसोसिएशन का अलग से नहीं। सेम कहानी, कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 + जैसे इसको मिटा दूं, नम कितना पार्ट में टूटता है। वैसे मेरे पास लिखा मैंने कि Na सॉलिड है, वो मिलके बना रहा है बेटा AN। ये क्या एसोसिएशन हुआ? 1 0 1 - अल्फा अल्फा बाई n। आगे बात समझ में? इसके लिए बना दो। इसकी वेपर डेंसिटी मैंने कहा कि ए सॉलिड की वेपर डेंसिटी है वो है स्मॉल डी, और जो ए सॉलिड का मतलब इस रिएक्टेंट की, और मिक्सर का मतलब तीनों जो प्रेजेंट है। मैं तो वेट इक्वेट कर रहा हूँ। रिएक्शन शुरू होने से पहले इतना वेट था, 1 मोल था, इतना मोलर मास था, तो इतना वेट था। रिएक्शन खत्म होने के बाद मतलब जब मिक्सर में जहां पूछ रहे हैं वहां इतने मोल है, तो इमन 1 + अल्फा मोल हो गए, और मोल को मैंने वेपर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब मोलर मास से, तो उसके वेट आ गया। तो मुझे पता शुरुआत में जितना वेट था मिक्सर में, वेट तो उतना ही रहना है। तो मैंने तुम्हें कहा कि वेपर डेंसिटी आपको मोलर मास भी दे सकता है, वो ऐसे जरूरी नहीं वेपर डेंसिटी दे। एक की दे रखी है ए सॉलिड की वो स्मॉल डी, और वेपर डेंसिटी आपको मिक्सर की दे रखी है कैपिटल डी। तो आपको पता लग गया मोलर मास एक का कितना आ गया बेटा, और मोलर मास मिक्सर का कितना आ गया, कैपिटल 2d। अब रख दो। रिएक्शन शुरू होने से पहले वेट कितना है, स्मॉल 1 × 2d, 1 मोल था। रिएक्शन जहां आप पूछ रहे हो उस वक्त मोल कितने, 1 - अल्फा प्लस है क्या, अरे तो माता मोल तो एक ही है, एन तो बैलेंसिंग फैक्टर है, उससे क्या लेना देना तेरा। ठीक है, 1 मोल था तो उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया बेटा, ए का वेट आ गया इनिशियल। जब रिएक्शन चली तो रिएक्शन के बीच में जब उसने बात की उस वक्त मोल कितने हैं, मिक्सर के मोल तो इतने हैं, ये मिक्सर के मोल आ गए। तो मिक्सर के मोल को मिक्सर की वेपर डेंसिटी से क्या कर दो, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया मिक्सर का वेट। तो रिएक्शन शुरू होने से पहले रिएक्शन जहां पूछ रहे हो वहां पे वेट तो सेम ही रहना। अब इससे वो फॉर्मूला बनता है। तो फॉर्मूला बनाने की कोई जरूरत है, जब पूछे तो वेट बराबर कर देना, जब पूछे तब है। अरे वेट तो कहीं जाता थोड़ी, वेट तो कंजर्व रहता है ना मता। आगे सबको समझ में? चलो चले आगे। हाँ लिख ले बेटा, तेजी से लिखो बेटा थोड़ा सा।
केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कितने लोगों ने नहीं किए? हमने कर ली? कितने ने किए हैं? पकड़िए नहीं, मारेंगे आज, पीटेंगे। जिसके 50 से कम किए उन सबको पीटेंगे। चले आगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अच्छा सॉरी, बात नहीं, प्लीज लिख ले। रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है बेटा? देखो ह्यूमिडिटी सबको पता है क्या होती है, उमस। क्लियर है? तो देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कुछ नहीं, एक फॉर्मूला है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ H2O, क्लियर है, डिवाइडेड बाई वेप, सॉरी पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, वेपर प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O डिवाइडेड बाई वेपर प्रेशर ऑफ H2O into 100। क्लियर है? आपको प्रेशर, पार्शियल प्रेशर दिया होगा H2O का, उसको किससे डिवाइड करना है? वेपर प्रेशर ऑफ H2O से। क्या कहलाएगी बेटा? आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे क्वेश्चन लिखो, SrCl2.6H2O है, वो रिएक्ट करता है और बनाता है बेटा SrCl2.2H2O प्लस 6H2O गैस। इस रिएक्शन का Kp दिया है 5 इंटू 10⁻⁻12 है, और ये गिवन आएगा कि वेपर प्रेशर हमें गिवन है बेटा 6 इंटू 10⁻³ 18। क्लियर है? ये अपने पास गिवन है, इतना अपने पास क्या है बेटा? गिवन है। असल में हमसे पूछा रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालो। एक सेकेंड, थोड़ा सा बैलेंस करना है, 6 की जगह 4 करना। H2O का, पानी का होता है वेपर प्रेशर। तो फिर ये तो फिक्स वैल्यू ना, हमें नहीं पता, दी हुई है, गिवन आएगी, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? हमें क्या दिया है बेटा? Kp दिया है, तो हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है? इस रिएक्शन में जो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम पढ़ा था, Kp किसके लगेगा बेटा? प्रेशर ऑफ H2O की पावर 4 इक्वल टू 5 इंटू 10⁻12 है। तो प्रेशर ऑफ H2O इसे सोल्व आउट करोगे तो आएगा 1.5 इंटू 10⁻³ प्रेशर आ गया, वेपर प्रेशर दिया है, रिलेटिव निकाल दो। आगे बात समझ में? ये छोटे टॉपिक है, ये बच्चे में बस सलटाते हैं इनको भी। चले नेक्स्ट लिखो बेटा, फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम लिखो, रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन, रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन इज नोन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल होना चाहिए बेटा, H2O लिक्विड से H2O गैस, H2O लिक्विड से H2O सॉलिड, H2O सॉलिड से H2O गैस। ये सब क्या है बेटा? फेज इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ग्रेफाइट से डायमंड, सल्फर रोम्बिक से सल्फर मोनोक्लिनिक, ये सब क्या है बेटा? फॉस्फोरस व्हाइट से फॉस्फोरस से रेड, या फिर रेड से ब्लैक। फिजिकल इक्विलिब्रियम का जरूरी नहीं, फिजिकल स्टेट फेज चेंज होनी चाहिए। क्या चेंज होनी चाहिए? फेज। फेज और स्टेट अलग अलग चीज हुई ना, ले रहे? फेज अलग अलग, फेज का मतलब जिनको आप सेपरेट कर सकते हो, सेपरेबल है सबके सब। हरी बात में, तो सबकी फेज क्या है बेटा? डिफरेंट है, सबकी फेज क्या है? इसी को क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल इक्विलिब्रियम।
और जो फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, जैसे मैंने कहा, ये अपने कुछ का तो नॉन पता है, उन्हीं के बारे में बात करते हैं अपन। H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में जाता है, तो ये बेटा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm की कहानी है। उस वक्त ये क्या है बेटा, रिवर्सिबल है। क्लियर है? उस वक्त ये क्या है बेटा, रिवर्सिबल है। इस वक्त ये क्या है बेटा, इसका इक्विलिब्रियम में होता है, इसका डेल्टा जी कितना होता है, 0। डेल्टा जी कितना होता है इसका, 0। लेकिन अगर मुझसे कहा गया कि H2O सॉलिड H2O लिक्विड में जा रहा है टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस पे, अब मुझसे पूछा जाए इसका डेल्टा जी क्या है, मैं कहूंगा पता नहीं। 0 तो नहीं है, ये तो मुझे पता है 0 तो, अब या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते। पर 0 नहीं है। अब क्यों, अब ये अपने आप नहीं हो रहा, मतलब इक्विलिब्रियम वाली कहानी, अगर आप जा रहा है तो ये रिवर्सिबली नहीं जाके इरिवर्सिबली जा रहा है। कैसे जा रहा है बेटा, इरिवर्सिबली। एक तरफा जाएगा, या तो इधर जाएगा या इधर, ये फोर्सफुली है। ये क्या है बेटा, फोर्सफुली। अगर वो कह दे, अगर वो यूं कह दे इफ डेल्टा जी पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन क्या होगी रिएक्शन की, पॉजिटिव है, मतलब आगे तो नहीं जाएगी, आगे जाना पॉजिटिव है, मतलब रिएक्शन ऐसा है ना, आगे जाना पॉजिटिव, आगे जाना नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो पीछे आना क्या हो गया बेटा, तो मतलब रिएक्शन क्या जाएगी, बैकवर्ड। कहां जाएगी? अगर वो कहते हैं डेल्टा जी इस रिएक्शन का नेगेटिव है, तो वो कहने पर हमें नहीं पता, दोनों केस हो सकते हैं, बोथ आर पॉसिबल। लेकिन जो अपने को नॉन कंडीशन है, जैसे पानी है, लिक्विड है, वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। क्या 373 केल्विन में कहूंगा, तो रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम में कौन सा है, ये होता है, ये अपने आप होता है। इस पर डेल्टा जी 0, इस पर डेल्टा जी क्या है, 0। तो जो नॉन पॉइंट है, जहां फेज कन्वर्जन वाले, उनको छोड़ के जबरदस्ती भेजे, उनका हमें नहीं पता क्या है, उन्हें हम इरिवर्सिबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो वो कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, हमसे इरिवर्सिबल है, हमें क्या चाहिए, रिवर्सिबल। और क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम डिफाइन कब है, रिवर्सिबल पे। ये हमने लिखा तो ऐसे साइन नहीं हूं, लेकिन ये इरिवर्सिबल इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब क्या है, वापस आना जाना ही नहीं, एक तरफा है। क्या है बेटा, एक तरफा। नाम इसलिए हम बस बोल दिया इरिवर्सिबल इक्विलिब्रियम, क्या बोल दिया, और नाम जब इरिवर्सिबल आ जाता है तो कोई इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। हमारी बात में इरिवर्सिबल का मतलब एक तरफा होता है, मतलब ही रिवर्सिबल का मतलब वो पॉइंट जहां से दोनों तरफ आ सकते हो। 0 डिग्री पे बर्फ जमती है, 0 पे बर्फ पिघलती है। क्लियर है? तो वही पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिसपे आप दोनों तरफ जा सकते हो, वही रिवर्सिबल रिएक्शन है। और जहां रिवर्सिबिलिटी है वही इक्विलिब्रियम है, और जहां इक्विलिब्रियम है वहां डेल्टा जी 0। ये वाली, अगर मुझे कहे डेल्टा जी पॉजिटिव है, मतलब आगे जाना नॉन स्पॉन्टेनियस, तो पीछे आना स्पॉन्टेनियस। बट रिएक्शन हमेशा आगे के लिए लिखी जाती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की लिखी जाती है। रिएक्शन को हमेशा ऐसे पढ़ते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। इधर जाना पॉजिटिव है तो इधर आना नेगेटिव हो गया अपने आप। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर का इफेक्ट तो बहुत आसान है। अब जो हमसे जब टेम्परेचर का इफेक्ट पूछता है तो प्रेशर कांस्टेंट रखवाता है, प्रेशर का पूछता है तो टेम्परेचर क्या रखाता है, कांस्टेंट। क्लियर है? तो लिखो, सबसे पहले लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमारे पास H2O लिक्विड है, किसमें जा रहा है बेटा, H2O गैस में। दूसरा हमारे पास H2O सॉलिड है, वो कन्वर्ट होता है H2O लिक्विड में। तीसरा है बेटा अपने पास H2O गैस कन्वर्ट होता है H2O सॉलिड में। ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वही है। आपको इस पर एंडो एक्सो पता करनी है। क्या पता करनी है, मुझे एक बात बताओ, एनर्जी किधर जोड़नी है, इसमें एंडोथर्मिक है, ये भी एंडोथर्मिक है। अब इधर आना एंडो है, देखो इसको इधर जाना एक्सो, अपने आप पता होना चाहिए बेटा। अगर मैं इसको उल्टा लिखता तो आप कहते इधर आना इंडो है, तो इधर जाना एक्सो। आप खुद देखो ना, एनर्जी किसको चाहिए, इसको चाहिए इधर आने के लिए। क्लियर है? तो इसका मतलब आपका जो पानी है बेटा, अगर मैं इसे लिखूं इसको, H2 लिक्विड H2 सॉलिड में जा रहा है, तो मुझे पता इधर आना इंडो है, तो इधर जाना। इसका मतलब आपका जब पानी जमता है तो एक्सोथर्मिक होता है।
फ्रिज में इसी प्रोसेस से तो जमता है। क्लियर है? क्योंकि वो पानी जम रहा होता है, वो हीट रिलीज कर रहा होता है, फ्रीजर उसे निकाल निकाल के फेंक रहा होता है। फ्रीजर अपने आप बाहर क्या रखता है, लो टेम्परेचर रखता है, तो पानी उसको बाहर एनर्जी फेंकता रहता है और अपने आप को कूल करता रहता है। बस फ्रिज का ये कंसेप्ट है जमाने का। कौन? हम एनर्जी दे नहीं रहे बेटा, हम उसकी एनर्जी ले रहे हैं ना, हम फ्रिज को दे रहे हैं, फ्रिज काम कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? बना सकते हैं ना, पीछे फ्रिज के जो तार होते हैं उसको काट के पकड़ लें। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा किसी को? चलो जी, अब हम टेम्परेचर इफेक्ट पूछा। पहले वाले में टेम्परेचर इंक्रीज किया, एनर्जी इंक्रीज हुई, कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। एक एक समझा रहा हूँ सबका। इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, एनर्जी इंक्रीज हुई, रिएक्शन कहाँ जाएगी? वही इक्विलिब्रियम वाला ही तो है। टेम्परेचर डिक्रीज किया, एनर्जी डिक्रीज हुई, कार्बन ग्रेफाइट किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बन है डायमंड में। तो आपको पता है ग्रेफाइट से डायमंड में जाना एंडोथर्मिक कि एक्सोथर्मिक? ग्रेफाइट स्टेबल है, एंडोथर्मिक। फॉस्फोरस व्हाइट से फॉस्फोरस रेड में जाना एंडो, अनस्टेबल से स्टेबल में जाना। देख लो, अनस्टेबल से सॉरी, तो ये कैसा होगा? एक्सोथर्मिक, क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल में जा रहे हो ना बेटा, तो ये एक्सोथर्मिक होगा। ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक। तो आसानी से बता दोगे इसको तो, मौत तो प्रेशर वाले में आएगी। देख लिया? चले नेक्स्ट लिखो बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो, प्रेशर का इफेक्ट का अपन लास्ट में ट्रिक भी पढ़ लेंगे, पहले समझ लेते हैं कैसे काम करता है। तो देखो होता क्या है, डीपी अपॉन डी टी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। इस इक्वेशन का नाम है क्लेप्ट्रॉन इक्वेशन। क्या नाम है? अपने पास इसका डेरिवेशन डेरिवेशन तो काम है नहीं ना, इसका कोई न्यूमेरिकल अपने पास खास आता है, बस इक्वेशन काम आती है। बस क्या काम आती है? इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का यूज क्या है कि जैसे मेरे पास, इसको समझना ध्यान से, कि H2O सॉलिड है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? H2O लिक्विड में। हमें बताइए कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है कैसी है बेटा? मैंने कहा एट कांस्टेंट, नहीं आज फर्स्ट ही है। अच्छा वो नहीं है ना एग्जाम में? नहीं है, नहीं है, चलो चलो। अब 5 मिनट और दे दीजिए, खत्म कर देते हैं। चुप रहे। एट कांस्टेंट क्या है बेटा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ध्यान सुन लो बेटा, फटाफट खत्म करते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर बेटा हमने क्या किया बेटा? प्रेशर इंक्रीज किया। क्या इंक्रीज किया बेटा? देखो अगर नहीं करेंगे तब क्या इफेक्ट होगा? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होना है? अब हमें प्रेशर सॉरी कांस्टेंट है तब तो क्या है, और नहीं है तब क्या, दोनों पड़ेंगे। मैंने पहले कहा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज किया, रिएक्शन किधर जाएगी? ध्यान से, यहाँ मोल मोल का पंगा नहीं है, गैस है ना। अगर एक गैस होती ना तब तो लगा देता मैं, अगर एक गैस होती ना तो जो आप सीख के आए हो ना टिका देते, लेकिन यहाँ वो पंगा है ना। अब जो ध्यान से, वॉल्यूम वॉल्यूम वाला नहीं है, ये इक्वेशन से चलता है बेटा। अब मैं सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हूँ, तो देखो इसके अलावा जितने भी सॉलिड है ना, पानी को छोड़ के, उसमें बेटा सॉलिड की वॉल्यूम होती है ना, वो लिक्विड से कम होती है। लेकिन बेटा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड H2O किससे ज्यादा है बेटा? लिक्विड H2 से ज्यादा है। तो मुझे पता है सॉलिड से लिक्विड में गया तो बेटा जो डेल्टा V आएगा वो क्या आएगा बेटा? V लिक्विड माइनस है
कैसा आएगा, नेगेटिव। एनर्जी कैसी है, एंडोथर्मिक मतलब पॉजिटिव। तो मतलब डेल्टा एच तो आपका कैसा है बेटा, पॉजिटिव। डेल्टा वी कैसा है, तो आपने क्या कहा, डीपी अपॉन dt कैसा आएगा बेटा आपका, नेगेटिव आएगा। डीपी अपॉन dt क्या आएगा, नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, इसको हटा देते प्रेशर को एक बार। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर मैंने कहा बेटा, मैंने प्रेशर बढ़ाया, मैंने क्या किया बेटा, प्रेशर है। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो सिंपल सी कहानी है कि डीपी अपॉन dt तो नेगेटिव आना चाहिए, तो ऊपर तो डीपी तो पॉजिटिव आएगा। बढ़ा रहे हैं तो डीपी क्या है बेटा, P2 माइनस P1, तो डीपी तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन आना चाहिए ऑल ओवर नेगेटिव, तो dt को क्या आना पड़ेगा, नेगेटिव। तो टेम्परेचर को क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, लेकिन टेम्परेचर तो कांस्टेंट, दोबारा सुन ले, डीपी अपॉन dt है, मैंने प्रेशर बढ़ाया तो ये वाली टर्म ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव आएगी। अब ऑल ओवर नेगेटिव कब आएगा, जब ये नीचे वाले नेगेटिव आ जाए। नीचे वाले नेगेटिव कब आए, जब टेम्परेचर घटे। लेकिन हमने तो टेम्परेचर क्या रख रखा है, कांस्टेंट, तो रिएक्शन उस टेम्परेचर को वापस पाने की कोशिश करेगी। हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर घटने की कोशिश करेगा, तो रिएक्शन क्या करेगी, उस टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करेगी, बढ़ाने की कोशिश करेगी। ध्यान से, हम बढ़ाने के लिए वो क्या करेगी बेटा, रिएक्शन उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कहां जाएगी बेटा, एक तरह से देखो ध्यान से, पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट, आप टेम्परेचर घटा रहे हो, तो उसे बढ़ाने के लिए रिएक्शन कहां जाएगी, कहां जाएगी, बैकवर्ड। कहां जाएगी, बैकवर्ड। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, आगे बात समझ में। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा, क्योंकि बेटा रिएक्शन क्या, हमने क्या क्या प्रेशर बढ़ाया, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, और टेम्परेचर कम हो रहा है तो रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, टेम्परेचर बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ा दी, पीछे जाएगी। अब देखो ध्यान से, इसको कंसेप्ट से नहीं करेंगे। अगर मैंने बेटा प्रेशर घटाया तो टेम्परेचर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। क्यों, अगर आपने ऊपर वाला नेगेटिव किया तो नीचे वाले को पॉजिटिव आना चाहिए, और टेम्परेचर बढ़ाया तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा, फॉरवर्ड। क्या होगी बेटा, अब ध्यान से, ये चीज सबको समझ में आई बेटा। सेम कहानी बेटा मैंने लिखा कि H2O लिक्विड कन्वर्ट होता है H2O गैस में, किसमें कन्वर्ट होता है, H2O एंडोथर्मिक है। इसका अगर मैं dP अपॉन dt लूं, इसका मैं क्या लूं, dP अपॉन है, तो क्या आएगा, डेल्टा H अपॉन T डेल्टा V। मुझे पता है ये वाली टर्म कैसी है, और गैस की वॉल्यूम तो बेटा लिक्विड से बहुत ज्यादा होती है भाई, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ है गैस ग्रेटर देन क्या है, वॉल्यूम ऑफ है लिक्विड, होगा ना। तो डेल्टा वी भी कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि V2 माइनस P1 तो है, V2 गैस का तो बहुत ज्यादा है। तो इस बार डीपी अपॉन dt कैसा आएगा, डीपी अपॉन dt क्या आएगा, पॉजिटिव। अब क्या है बेटा, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर है बढ़ेगा, और अगर मैं प्रेशर घटाऊंगा तो टेम्परेचर है घटेगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या आपको, अगर मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड छुड़वा दूं, मैंने भूल जाओ इसको, तो ये चीज समझ में आती है। आपको क्लेस्टर के अप्रोच से यही करना है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा, अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर ना रखूं, तो मुझे पता है प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर घट गया, मतलब क्या हो गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर है ना, इक्विलिब्रियम पे जो टेम्परेचर होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट ही होता है, जल्दी क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। अरे माता सुन ले पहले खानी, फ्रीजिंग पॉइंट रिएक्शन में कहां पे, टेम्परेचर कहां पे बेटा, ये रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम कौन से टेम्परेचर पे होता है, 0 डिग्री पे। मैं कहता हूं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो टेम्परेचर घटेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो रिएक्शन कहां जाएगी, इक्विलिब्रियम में, मतलब सॉरी टेम्परेचर घटेगा, मतलब टेम्परेचर कौन सा है, फ्रीजिंग पॉइंट वाले तो है, फ्रीजिंग पॉइंट है घटेगा। अगर मैं प्रेशर घटाऊं तो फ्रीजिंग पॉइंट है बढ़ जाएगा। सेम कहानी, ये वाली रिएक्शन है क्या है, बॉइलिंग पॉइंट पर है, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, प्रेशर घटाऊंगा तो बॉइलिंग पॉइंट है। आई बात समझ में। अब इससे भी डायरेक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड पता लगता है, लेकिन कंफ्यूज बहुत है। अगर मैं इसकी जगह एक नए तरीका बता दूं कि भाई इस तरीके से सोल्व करना ना डायरेक्शन के लिए, तो मैं कहूं प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाएगी जिधर डेंसिटी ज्यादा हो, जिधर डेंसिटी ज्यादा हो। तो प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इन दोनों में से डेंसिटी किधर ज्यादा है,
इधर है, रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। ये आया था, सॉरी लिक्विड ही ज्यादा है, तो अपन ने गलती कर दी थी यहाँ पे। तो जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी ज्यादा, तो किधर जाएगी, लिक्विड की तरफ। यहाँ पर बेटा मैं डेंसिटी बढ़ाऊं, सॉरी प्रेशर बढ़ाऊंगा तो किधर जाएगी बेटा, H2O की तरफ। आप इससे सोल्व कर लो, इससे सिर्फ ये याद कर लो कि टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर घटता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट घटता है। बट आपका टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर कौन है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पे, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट है, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है। आप उसकी जगह गोला बरो मेथड यूज करो सीधा ही, कि टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाएगी जिधर डेंसिटी क्या हो, ज्यादा। टेम्परेचर बढ़ रहा है, रिएक्शन क्या करेगी, कम करने की कोशिश करेगी, तो कहाँ जाएगी बेटा, अरे ध्यान से एक सेकंड रुक, गलत हो गया है। एक मिनट रुक, गलत नहीं हुआ है, ये तो कहानी सही है, एक मिनट रुक जा, कहा इसलिए तो इसमें कंफ्यूजन बहुत है, एक मिनट रुक। हमने प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन रिएक्शन टेम्परेचर घटाना चाहेगी, एक मिनट रुक, रिएक्शन घटाना चाहेगी, इसका मतलब एनर्जी घटाओगे। अरे माता एक सेकंड, सुन, हमने प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ गया, जबकि टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, तो उसे घटाएगी वो, और उससे घटाएगी तो एनर्जी घटाएगी, और एनर्जी घटा दी तो किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। अरे माता एनर्जी घटा दी, टेम्परेचर, अरे खुद कम कर चुकी है वो एनर्जी। अब दोबारा सुन, इसलिए तो कंफ्यूजन क्रिएट किया कि तुम एक लाइन को पकड़ रहे हो, मैं कह रहा हूं प्रेशर बढ़ाया, जैसे प्रेशर बढ़ाया टेम्परेचर बोलो कोई दिक्कत है, प्रेशर बढ़ाया क्या बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन हम कह रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्या है बेटा, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो कांस्टेंट पे रहता है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो बढ़ गई, तो हमने अब रिएक्शन क्या करेगी, उसे घटाना चाहेगी, मतलब टेम्परेचर क्या है, बढ़ना नहीं चाहिए, तो क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना, तो इसे घटा दिया उसने, तो इक्विलिब्रियम को तो पीछे आना पड़ेगा ना, घटा दिया तो। बेटा एक सेकंड, हमने प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं था, ये हमारी इक्वेशन में आ रहा है, एक सेकंड, बढ़ा था ही नहीं, रिएक्शन इस तरह से चलनी चाहिए कि बढ़े ही नहीं, इसलिए कंफ्यूजन है, इसकी जगह सीधा याद रखना जिधर डेंसिटी ज्यादा उधर जाएगी। दो कहानी उल्टा करने की फिर उस कहानी को कर दोगे, सीधा याद रखो कहानी उधर, रिएक्शन उधर जाएगी जिधर डेंसिटी ज्यादा। इससे सिर्फ याद रखो टेम्परेचर बढ़ा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, रिएक्शन उधर जाएगी जिधर डेंसिटी ज्यादा है। एक सिंपल सी लाइन याद रखो, रिएक्शन उधर जाएगी जिधर डेंसिटी ज्यादा है, थोड़ी देर बाद में तो सैचुरेट हो जाओगे, फिर समझ में आएगा। क्लियर है, लिखो, हाय लिखो, अरे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पूछता है वो, हाँ अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे हाँ, तो फिर वो लिक्विड में नहीं जाएगा, तो मतलब उसका अरे छोड़ना यार, लिख ले प्लीज मत, हाँ ठीक है तो ठीक है, फॉरवर्ड जा रहा है तो क्या होगा। नहीं पूछा ऐसा, क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, प्रेशर घटाया तो इक्विलिब्रियम में किधर जाएगा। एक बार लिख ले इसे, फिर समझाता हूँ फिर से, तो मैं सेचुरेट होने, क्योंकि तुम्हें दो दो कहानी पिछली वाली कहानी से भिड़ रहा है ना, इसलिए समस्या हो रही है, पिछली वाली तो क्या रटा हुआ था, ये कंसेप्ट है। अरे तो लिख ले यार, तू एक बार लिखना चाहिए पहले, बाद में बात करनी चाहिए, लिख इसे, इसे समझाने के लिए तुम्हें पहले वाली कहानी का तोड़ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पहले तो कहानी को ऐसे रटवा रखी थी ना, दिमाग सोचने दे दूं कहानी का सुन, अब सुनो ध्यान से, देखो कहानी क्या है कि ये जो हमारी इक्वेशन है क्लेप्टॉन इक्वेशन, ये ध्यान से समझो, ये हमें ये बता रही है कि अगर टेम्परेचर आपने पहले रखा कि कांस्टेंट है, हमने प्रेशर बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाया तो साथ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, अगर टेम्परेचर बदल गया तो आपका टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहा ही नहीं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो साथ में टेम्परेचर घटना, सब टेम्परेचर घटने लग जाएगा, और आप उस घटने से बचाने के लिए उसको क्या करोगे बेटा, हीट दोगे साथ में, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट अपन देंगे, अपने साथ को, अपने को क्या करना है, अपने बाहर से देख रहे हैं ना बेटा, क्लियर है, तो अपने को बाहर से क्या देनी पड़ेगी बेटा, हीट, ताकि साथ में टेम्परेचर क्या बना रहे, कांस्टेंट, और अगर आप बाहर से हीट दे रहे हो इसका मतलब एनर्जी बढ़ा रहे हो, और एनर्जी बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड, कहां जाएगी बेटा, फॉरवर्ड, आप भी दे रहे हो साथ में हीट, तभी तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा ना, और आप अगर टेम्परेचर दोगे तो एनर्जी बढ़ेगी बेटा, और एनर्जी बढ़ेगी तो रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, फॉरवर्ड जाएगी। ये टेम्परेचर तो हमारी इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन के हिसाब से प्रेशर बढ़ाओ तो टेम्परेचर घट जाएगा, अगर मैं ये टेम्परेचर कांस्टेंट ना लूं तो यही होना था, फ्रीजिंग पॉइंट बदल जाते, फ्रीजिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट बदल जाते तो मेरा इक्विलिब्रियम छिड़ जाता, तो मैंने साथ में बाहर से हीट भी चालू कर रखी है, मैंने क्या कर रखी है, हीट, तो मैंने क्या किया कि जैसे प्रेशर बढ़ाया तो टेम्परेचर घटने लगेगा, लेकिन मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए बाहर से हीट देनी पड़ेगी,
और अगर मैं बाहर से हीट दूंगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो डायरेक्शन क्या आएगी बेटा, फॉरवर्ड। क्या आएगी, फॉरवर्ड। सेम कहानी है, मैंने प्रेशर घटाया, टेम्परेचर बढ़ने लगा, लेकिन मुझे पता है कि बढ़ना नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, एनर्जी हीट लेने की कोशिश की, तो एनर्जी घटने लगी, रिएक्शन क्या आ गई, बैकवर्ड। हाँ बोल। ये ना आपने कहा था कोई भी रिएक्शन सब मेंटेन करके रखिए अपना। बेटा ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम तो एनर्जी। हाँ तो बेटा तो टेम्परेचर प्रेशर में छेड़ रहा हूँ ना बेटा, क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं प्रेशर छेड़ रहा हूँ, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी बदल रहा है इनका, रिएक्शंस का बदलता नहीं है ना इतना जल्दी। तो तब भी तो ऊपर ही छेड़ देते हो रिएक्शन। हाँ तब अपन जब छेड़ रहे थे तो बेटा देखो केमिकल रिएक्शन और फिजिकल इक्विलिब्रियम में डिफरेंस समझो ना, कि इनका टेम्परेचर और प्रेशर पे तो डिपेंडेंस है, और तो किसी चीज में मोल डिपेंडेंस है ही नहीं ना, इनकी रिएक्शन तो इधर से इधर आ जाती है, जबकि वहां रिएक्शन थी, क्या थी बेटा, रिएक्शन सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम से डिपेंडेंट नहीं होता, उनके तो बॉन्ड भी टूटते हैं, बॉन्ड भी बनते हैं, इसलिए वहां टेम्परेचर अपने आप मेंटेन हो जाता है। क्या हो जाता है, मेंटेन। यहाँ प्रेशर के साथ टेम्परेचर बदल रहा है, क्योंकि इसलिए तो इसका नाम फिजिकल इक्विलिब्रियम रखा, उससे अलग, उससे अलग। यहाँ कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ी डिफाइन है। अरे बात में अब मेरी बात सुन। अब पहले पहले मैं इसको समझा दूं, फिर तेरी बात सुन लेंगे, तेरी बात ऐसी मेरे। अपन ने क्या किया बेटा, प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर क्या किया, इंक्रीज, तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, लेकिन हमें इसे घटाना है, तो हमें घटाना है, तो हमने एनर्जी घटाई, एनर्जी घटाई तो डायरेक्शन क्या है बेटा, क्या है बेटा, बैकवर्ड। अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो टेम्परेचर घटने लगा, लेकिन हमने कहा कांस्टेंट है, तो फिर क्या होगा बेटा, हीट देंगे, तो कहां जाएगी बेटा, फॉरवर्ड। अब इसकी जगह अपन स्टेटमेंट याद रखें, क्या स्टेटमेंट याद रखें, कि जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे रिएक्शन मोर डेंस की तरफ जाएगी, जैसे डेंसिटी ज्यादा होगी, तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो इन दोनों में से डेंस कौन है बेटा, ये वाला है, तो पीछे जाएगी। सॉलिड और लिक्विड में से कौन डेंस है बेटा, लिक्विड, तो जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा किधर जाएगी बेटा, फॉरवर्ड। क्लियर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट। आ रही बात समझ में, तो लिखो, जल्दी लिखो, दूसरी क्लास भी है, अभी तो तुमने ये लिखा ही नहीं था, तो लिखो, ऑन इंक्रीज द प्रेशर, ये मतलब कंसेप्ट नहीं है, वैसे ही है ना, ऑन इंक्रीज द प्रेशर रिएक्शन मूव, ऑन इंक्रीज द प्रेशर रिएक्शन मूव मोर डेंस, मोर डेंस सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये क्या आपकी ट्रिक है, ये क्या बेटा आपकी ट्रिक, जिधर डेंसिटी ज्यादा होगी उधर ही भेज दो, जिधर डेंसिटी ज्यादा होगी उधर ही भेज दो। हाँ कम डेंसिटी अपने उल्टा हो जाएगा। अब नेक्स्ट लिखो बेटा फेज डायग्राम। बस 1 मिनट का है, चल क्लास में नहीं ना, बस मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो बेटा ये H2O के लिए ऐसा आता है, क्लियर है, ये सॉलिड, ये वेपर, ये है भी पढ़ी। ये लिक्विड, ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। अब देखो ध्यान से, क्लियर है, ये सॉलिड लिक्विड और वेपर, और इसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। यहाँ तीनों फेज एग्जिस्ट करती है, ये लिक्विड और वेपर में ग्राफ है, सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड और वेपर में, किस सर ऐसा ही ग्राफ क्यों है, देखो बेटा ये किसके लिए बेटा, H2O के लिए, किसके लिए, H2O के लिए, क्योंकि बेटा H2O के केस में देखो बेटा dP अपॉन dt पॉजिटिव है, dP अपॉन dt सॉलिड और वेपर का भी पॉजिटिव है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड में dP अपॉन dt नेगेटिव आना चाहिए, अभी प्रूव किया ना, dP अपॉन dt क्या होता है इनका, नेगेटिव। तो यहाँ ग्राफ कैसा है बेटा, सॉरी नेगेटिव, कैसा है बेटा, अगर इसके अलावा कोई और होता तो dP अपॉन dt भी क्या होता, पॉजिटिव, तो ग्राफ इधर से आता है, इसके अलावा कोई और होता तो ग्राफ कैसा बनता, ऐसा। ये सारे सॉलिड का, ये सारे, लेकिन आपने सिलेबस में H2O का ये, तो ये ग्राफ कैसा आता है, ऐसा, क्यों, क्योंकि सबका dP अपॉन dt पॉजिटिव आता, क्योंकि हमें पता है कि सबके अंदर क्या है बेटा, वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम का जो पंगा हो गया था, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा है। और ये किसके लिए बेटा, H2O के लिए, यहाँ लिक्विड और है, वेपर, सॉलिड और है, लिक्विड, सॉलिड और ये कौन है, ट्रिपल पॉइंट। चलो ये फिक्स नहीं होता, सबका अलग अलग होता है, मैं याद करने की जरूरत है, ये फिक्स होता है, मतलब एक प्रेशर और टेम्परेचर पे, तो ठीक है, चलो जी।